आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि हमारा चैप्टर 13वां चल रहा था, उसमें हमने 3 हमारे जो पशु परजीवी थे उनके बारे में पढ़ लिया है। जिसमें से शुरू वाले जो 2 पशु परजीवी थे वो बाह्य परजीवी थे। उसके बाद हमने पिछला एक आंतरिक परजीवी पढ़ा, यकृत का परजीवी, जिसका नाम था लीवर फ्लू। अब हम आज हमारा चौथा परजीवी देख रहे हैं भी, जिसका नाम है एस्केरिस। ये कहाँ है भी? आपकी आंत्र का परजीवी है, याद रखिएगा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इसके पहले वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि हमने पिछले 3 क्या करा है, परजीवियों में पढ़ा है। तो इसका जगत तो जंतु वही होगा। इसका संघ देखिए, ये संघ किसका है? निमेटोडा संघ का क्या होता है? प्राणी होता है। और इसका गण क्या होता है भी? एस्केराइडिया इसका क्या होता है? गण होता है। ठीक है, संघ आपका कौन सा है भाई? इसका संघ जो है आपका क्या है? इसका आपका निमेटोड है। और इसका गण कौन सा है? एस्केराइडिया इसका गण है। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस इसका क्या है? गण क्या है? वैज्ञानिक नाम। एस्केरिस इसका वंश हो गया, क्योंकि द्विनापत्ति के हिसाब से ये पहला शब्द जो होता है वो वंश होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है? जाति। तो लुम्ब्रिकाइडिस इसकी जाति हो गई। इतना याद रखिएगा, आपका ये वर्गीकरण से संबंधित इसके प्रश्न है। अब बात करते हैं, यह मुख्य रूप से मनुष्य की आंत का परजीवी है। ये मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है, आंत का परजीवी होता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, परंतु अब आगे की तरफ देखते हैं इसका जो रह रहा है। परंतु देखना, इसकी अन्य प्रजातियां सूअर, घोड़े, भैंस व गिलहरी में भी पाई जाती हैं। कि वैसे तो ये आंत का परजीवी है मनुष्य की, एस्केरिस, बट इसके अलावा इसकी कुछ प्रजातियां सूअर, घोड़े, भैंस, गिलहरी में भी मिल जाती हैं। याद रखिए भी, इसके शरीर के बाहर एक त्वचा पाई जाती है भी, अर्ध पारदर्शक, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। याद रखिए, जो आपका एस्केरिस होता है उसका शरीर एक क्या होता है? अर्ध पारदर्शक क्या होता है? झिल्ली से या परत से ढका रहता है, जिसे याद रखिए क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। अब देखना, रंग इसका हल्का पीला या हल्का गुलाबी होता है। ठीक है ना। इसका आपका जो एस्केरिस है, ठीक है ना, उसकी एस्केरिस की मैं आपको संरचना बना के दिखाता हूँ भाई। एस्केरिस आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, देखिए ना। एस्केरिस आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस तरीके से एस्केरिस की संरचना होती है। जिस तरीके से केंचुआ नहीं होता, इस तरीके से आपका एस्केरिस होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एस्केरिस होता है। अब देखिए, आपको आगे मैं बता देता हूँ कि इसका रंग हल्का पीला या हल्का गुलाबी होता है। अग्र छोर पर त्रिकोण आकार का मुख द्वार होता है भी। आगे इसका जो क्या होता है, आगे वाला जो अग्र भाग होता है भी किसका? आपका एस्केरिस का, उसके ऊपर जो मुख द्वार होता है वो कैसा होता है? त्रिकोण की आकृति का होता है, जिस पर 3 होंठ लगे रहते हैं। याद रखना, 3 होठों द्वारा इसका मुख घिरा रहता है। शरीर पर लंबाई में फैली 4 धारियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। अभी इसके शरीर पर देखिए, इस तरीके से ये शरीर है जिसके, मान लीजिए इसके शरीर पर इस तरीके से ऊपर आपको धारियाँ मिलेंगी। इस तरीके से लंबाई में, पूरी लंबाई में इस तरीके से 4 धारियाँ होती हैं। इस तरीके से 4 धारियाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। अब बात करते हैं, देखना कि ये क्या होता है भी? यह एक लिंगी जंतु होता है भी, मतलब नर और मादा इसके अंदर अलग अलग होते हैं। नर एस्केरिस अलग होती है, मादा एस्केरिस अलग अलग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नर और मादा एस्केरिस में अंतर है, जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें क्या होता है भाई? आपको जो क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है अभी। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है एस्केरिस जीव के अंदर। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब अपन इनके केवल इनके लक्षणों को देख कर ही अपने भी ये पता लगा सकते हैं कि ये एस्केरिस नर है या ये एस्केरिस मादा है, तो उसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता देखना भी, इसकी लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, या इसकी नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस में क्या अंतर होते हैं। अर्थात एक लिंगी होते हैं, मतलब एक जीव के अंदर एक ही या तो नर जननांग पाए जाएंगे या मादा जननांग पाए जाएंगे। देखना, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। देखना, मादा की लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर होती है तथा व्यास 4 से 6 मिलीमीटर होता है। नर अपेक्षाकृत छोटा होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, व्यास 2 से 4 मिलीमीटर। मतलब नर लंबाई में छोटा होता है और मादा लंबाई में बड़ी। अगर मैं आपके सामने इमेजिन करें, या मैं 2 एस्केरिस बना दूं, एक तो एस्केरिस ये रहा, ठीक है, और एक एस्केरिस मैंने ये बना दिया, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एस्केरिस कौन सा, तो जाहिर सी बात है ये मादा है, क्योंकि ये लंबाई में बड़ी है। ये नर है, ये लंबाई में छोटा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि नर का पश्च शिरा मुड़ा होता है, जबकि मादा का पश्च शिरा सीधा होता है। ये भी समझे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, ये आपका नर जो है एस्केरिस, नर एस्केरिस का पीछे वाला सिरा इस तरीके से मुड़ा होता है, ठीक है ना, जबकि मादा एस्केरिस जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है ना। याद रखिएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब इसके अलावा देखिए, बात करते हैं कि नर के अवस्कर द्वार पर एक जोड़ी पीनियल सिटी होते हैं भाई। कि नर का जो अवस्कर द्वार होता है, अवस्कर द्वार याद रखें भाई, अवस्कर द्वार या क्लोएगा किसे बोलते हैं? जनन अंग और उत्सर्जन अंग का जो कॉमन पथ होता है, जनन अंग और उत्सर्जन अंग का जो कॉमन पथ होता है उसे अवस्कर बोलते हैं। मतलब जब जनन मार्ग और उत्सर्जन मार्ग अलग अलग नहीं होते, एक ही जगह से होते हैं, तो उसे अवस्कर बोलते हैं। तो नर का जो अवस्कर होता है
उसमें आपकी पीनियल सिटी मिलती है एक जोड़ी, जबकि मादा में अवस्कर की जगह पर पीनियल सिटी नहीं होती। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट 3 अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि जनन छिद्र जो होता है केवल मादा शरीर में अधर रेखा पर लंबाई के लगभग 1/3 भाग पीछे स्थित होता है। कि मतलब इसके अधर भाग पर इसका क्या होगा भाई, जनन छिद्र होता है जो लंबाई के 1/3 भाग पर स्थित होता है। ठीक है ना। देखते हैं उत्सर्जी छिद्र अगले सिरे से 2 मिलीमीटर दूर मध्य अधर सतह पर होता है। अभी इस चीज़ को समझिएगा आप। ये मान लीजिए एस्केरिस है, तो एस्केरिस के आगे वाले भाग से, ये आगे वाला भाग हो गया, आगे वाले भाग से कितना 2 मिलीमीटर दूर आपका क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से आगे से यूँ आगे से नापने लगना है, ऊपर से 2 मिलीमीटर दूर आपका क्या होता है उत्सर्जी छिद्र होता है। ठीक है ना। अधर सतह, 2 सतह होती है, एक पृष्ठ सतह मतलब पीठ वाली सतह, और जो अधर सतह होती है वो आगे वाली सतह होती है। जिस तरफ आपका पेट होता है वो अधर सतह और जिस तरफ आपकी पीठ होती है वो पृष्ठ सतह। तो अधर सतह पे होता है और मध्य मतलब बीच में बिल्कुल। अब देखना इसके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है। याद रखिए पाचन तंत्र पाया जाता है, और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं याद रखिए, मुख प्रकोष्ठक यानी कि मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, आंत होती है और मलाशय होता है। अब देखिए नर में मलाशय अवस्कर में खुलता है, ठीक है ना, परंतु मादा में मलाशय सीधा ही गुदा द्वारा बाहर खुलता है। ये याद रखिएगा भी, ये भी इनके अंदर एक अंतर है कि नर जो होता है उसके अंदर जो मलाशय होगा वो अवस्कर में खुलता है, परंतु मादा के अंदर सीधा ही किसमें खुलता है, गुदा के अंदर खुलता है। याद रखिए श्वसन दोनों प्रकार का हो सकता है। अभी श्वसन आपका देखना अवायवीय हो सकता है और वायवीय भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दोनों होता है। अब देखिए बात करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। ये तो इसके लक्षण खत्म हो गए यहाँ तक। अब यहाँ से इसका जीवन चक्र चालू हो गया। तो जीवन चक्र देखना भी, कुछ कुछ जीवन चक्र इसका किसके जैसा है भाई, लीवर फ्लू के जैसा है। कैसे, देखिए मेरी बात सुनना कि लीवर फ्लू क्या था, आपका जो मल मार्ग था उसके अंदर अंडे दे रहा था और मल मार्ग के द्वारा अंडे बाहर निकल जा रहे थे। तो उसी प्रकार देखना ये जो आपका जो क्या होता है, ये मैथुन करता है भाई, एक लिंगी प्राणी है, नर और मादा मैथुन क्रिया करेंगे आंत के अंदर, और वहाँ पर आंत के अंदर अंडे देंगे और आपके जो अंडे होते हैं वो मल मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। देखना जीवन चक्र के अंतर्गत नर व मादा के अंदर मैथुन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। याद रखिए ये छोटी आंत का परजीवी है। तत्पश्चात मादा निषेचित एवं कठोर आवरण युक्त अंडे को परपोषी के शरीर से मल के साथ बाहर निकल जाती है। कि आंत के अंदर अंडे देगी, अंडे जो होते हैं आपके वो मल द्वार द्वारा या मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं परपोषी के। ठीक है ना। इसके भी 2 परपोषी होते हैं भाई, इसके भी कितने परपोषी होते हैं, इसके एक ही परपोषी होता है, सॉरी अपने देखेंगे इसका परपोषी एक ही है भाई, देखना 2 परपोषी नहीं है। इसकी लार्वावस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो वातावरण में अंडे निकल जाएंगे। यह अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है। अभी एक एस्केरिस अपने जीवन काल में 20 से 27 लाख तक अंडे देती है, याद रखना। जब ये अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं, इनको अनुकूल तापमान मिलता है, नमी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तब क्या होता है, इन अंडों के अंदर ही प्रथम लार्वावस्था बनती है। देखो लीवर फ्लू में तो क्या हो रहा था, अंडा फटता है, उसके बाद पहली जो लार्वावस्था होती है मीराशीडिया वो निकलती है। पर इसके अंदर तुम्हारी पहली लार्वावस्था अंडा फटा नहीं है, अभी अंडे के अंदर ही पड़ी है। अंडा आपका कहाँ है, अंडा आपका वातावरण में पड़ा है, उस वातावरण में पड़े हुए अंडे के अंदर ही लार्वावस्था अंडे के अंदर ही बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखना यही लिखा हुआ है कि अंडे में ही, देखना अंडे में ही प्रथम लार्वावस्था का निर्मोचन होता है। ठीक है ना। मतलब पहली लार्वावस्था आपका कहाँ बनती है अभी, अंडे के अंदर बनती है। लार्वा की द्वितीयक अवस्था जिसे भ्रूण युक्त अंडा कहते हैं, यह इसकी संक्रामक अवस्था होती है। ठीक है ना। अब दूसरी लार्वावस्था जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, जो आपकी दूसरी लार्वावस्था होती है उसे क्या होता है, भ्रूण युक्त अंडा बोलते हैं। और दूसरी लार्वावस्था भी जो होती है आपकी वो भी अंडे के अंदर ही बनती है। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे परजीवी जीव का नाम बताएं जिसकी दोनों लार्वावस्था अंडे के अंदर पूरी हो रही हो। तो एस्केरिस की दोनों लार्वावस्था आपके अंडे के अंदर ही होती हैं। अब देखिए जिन स्थानों पर मानवीय संभाव खुले में शौच क्रिया करने का होता है, उन स्थानों पर इस अवस्था में यह मेजबान अथवा जंतु के शरीर में संक्रमित जल भोजन पदार्थों के द्वारा आहार नाल में प्रवेश कर जाती है। अब देखना मतलब अब ये जो आपकी दूसरी लार्वा युक्त अंडा है, आपकी दूसरी लार्वा युक्त अंडा जो है ये भोजन द्वारा, जल द्वारा, किसी ना किसी माध्यम द्वारा परपोषी के शरीर में या आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। आपकी द्वितीय लार्वावस्था अंडे के अंदर बन चुकी है, अब वो द्वितीय लार्वावस्था युक्त अंडा परपोषी के शरीर में भोजन या जल द्वारा कैसे ना कैसे पहुंच जाएगा। अब देखना आहार नाल के अंदर आपको पता है पाचक रस होते हैं, उस पाचक रस के द्वारा क्या होता है, इन अंडों का जो आवरण होता है, इन अंडों का क्या होता है, आवरण जो होता है, वो आवरण के पाचन हो जाता है, जिससे दूसरी जो लार्वावस्था होती है, दूसरी लार्वावस्था जिसका नाम
क्या है भाई, भ्रूण युक्त अंडा, वो अब मुक्त हो चुकी है। वो लार्वा अवस्था अब आपकी क्या हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, ठीक है ना, आहार नाल के अंदर। अब वो क्या करेगी भी देखना, अब वो आपकी लार्वा अवस्था क्या करेगी ढंग से देखना, कि जिससे यह लार्वा अवस्था मुक्त होकर आंत की ये क्या करेगी, आंत की भित्ति को भेद देती है, आंत की भित्ति को पार कर जाती है, और रुधिर क्या होती है भाई, ब्लड कैपिलरीज या रुधिर केशिकाएं, यहाँ कोशिकाओं की जगह करना, रुधिर केशिकाओं से यकृत निवाहिका से यकृत से फिर आपके कहाँ चली जाती है, ये हृदय में, हृदय से आपके फुफ्फुस या धमनी से होते हुए आपके कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चले जाती है। मतलब आपकी जब द्वितीय लार्वावस्था मुक्त हो जाती है, वो पहले आंत से आपके यकृत से आपके हृदय में, हृदय से आपके फेफड़ों में चली जाती है। अब याद रखिएगा, इस प्रकार क्या भाई, जो आपका जो लीवर एस्केरिस होता है, छोटी आंत से फेफड़ों तक जाना क्या कहलाता है, प्राथमिक प्रवास कहलाता है। याद रखिएगा भाई, प्राथमिक प्रवास कहलाता है। और इस समय जब ये प्राथमिक प्रवास कर रही होती है, मतलब आंत से आपके फेफड़ों तक जा रही होती है, उस समय ये तीसरा त्वचा निर्मोचन भी कर लेती है। क्या कर लेती है, तीसरा त्वचा निर्मोचन। पहला और दूसरा त्वचा निर्मोचन तो आपका अंडे के अंदर ही हो गया था, और जिससे प्राथमिक लार्वावस्था बनी और द्वितीयक लार्वावस्था बनी। तीसरा त्वचा निर्मोचन आपका कहाँ होता है, प्राथमिक प्रवास के दौरान। और प्राथमिक प्रवास, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आंत से फेफड़ों तक जाना, ठीक है ना, ये भित्तियों को भेदते हुए रक्त के माध्यम से कैसे ना कैसे फेफड़ों तक चली जाएगी। अब क्या होगा, जब फेफड़ों में अब कई बार खांसी होगी, जब खांसी होगी तो फेफड़ों से आपकी जो इसकी तृतीय लार्वावस्था होती है वो वापस मुख में आ जाती है। जब खांसते हैं अपने, तो उस समय देखिएगा, जब अपने खांसेंगे तो उस समय जो आपकी क्या है, तृतीय लार्वावस्था होती है, वो वापस कहाँ जाती है, देखिएगा, परपोषी के खांसने या थूक निकलने की प्रक्रिया के दौरान ये दोबारा क्या आ जाएगी, आपकी आहार नल में प्रवेश कर जाता है। जब अपने खांसेंगे तो मुख में आ गया, और उसके बाद जब थूक निकलेंगे तो आपकी आहार नाल में प्रवेश कर जाएगा। आहार नाल में आंत में पहुंचने पर यह अपना अंतिम व चतुर्थ त्वचा निर्मोचन करके लैंगिक परिपक्वताओं को पूर्ण कर लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी याद रखना, कि अब ये मुख से कहाँ जाएगी, दोबारा छोटी आंत में जा रही है। पहले छोटी आंत से फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से खांसी के द्वारा मुख में चलेगी। अब ये मुख से वापस आपकी कहाँ जा रही है, फेफड़ों कहाँ, छोटी आंत में जा रही है। तो अब मुख से छोटी आंत में जाना, ये द्वितीयक प्रवास है। ये इसका क्या है, द्वितीयक प्रवास। प्राथमिक प्रवास आंत से फेफड़ों में जाना, द्वितीयक प्रवास मुख से दोबारा छोटी आंत में जाना। और द्वितीयक प्रवास के समय चतुर्थ त्वचा निर्मोचन कर लेती है और लैंगिक रूप से परिपक्व हो सकती है। मतलब अब ये आपका लैंगिक जनन कर सकती है। तो देखना, इस प्रकार फुफ्फुस से आंत्र के भ्रमण देखना, इस प्रकार फुफ्फुस से मतलब फेफड़ों से दोबारा आंत में जाएगी। ये क्या कहलाता है, द्वितीयक प्रवास कहलाता है। इसके संपूर्ण प्रवास में 8 से 10 सप्ताह लग जाते हैं भाई, आपके 8 से 10 सप्ताह लग जाते हैं आपके, मतलब 2 महीने के आसपास मानो समय लग जाता है अभी इसका द्वितीयक प्रवास में, है ना। इसका संपूर्ण जीवन काल लगभग 10 से 20 महीनों में पूरा होता है। इसका संपूर्ण जीवन काल लगभग 10 से 12 महीनों में होता है, मतलब 1 साल लग जाता है लगभग। तो ये इसका जीवन चक्र था, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब वो आंत के अंदर दोबारा जनन करेगी, दोबारा से अंडे देगी, अंडे फिर मल के द्वारा बाहर, फिर प्राथमिक लार्वावस्था वातावरण में। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आपसे याद रखना, अभी आपसे पूछ लेंगे कि एस्केरिस की प्राथमिक और द्वितीयक लार्वावस्था कहाँ पूर्ण होती है, तो वातावरण में पूरी होती है और अंडे के अंदर होती है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन इससे जितने बनते थे, प्राथमिक प्रवास, द्वितीयक प्रवास, तृतीयक निर्मोचन प्राथमिक प्रवास के दौरान होता है, चतुर्थ निर्मोचन द्वितीयक प्रवास के दौरान होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखना, अब इस एस्केरिस के द्वारा एक रोग होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है, एस्केरियोसिस। आपको याद रखना भी, एस्केरिस द्वारा एस्केरियोसिस रोग होता है, ठीक है। जैसे कि लीवर फ्लू द्वारा यकृत विलगन रोग हो रहा था। अब देखिए ढंग से समझना भी, यह विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण निमेटोड प्राणियों का अध्ययन हेतु इनका चुनाव किया गया भी। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अभी और हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। देखना, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग निषेचन, प्रारंभिक विदलन व समसूत्री विभाजन के प्रयोग में हेतु किया जाता था। ये इसके बारे में जो थोड़ी बहुत विज्ञान से संबंधित बातें हैं वो बता रखी है। अब आपका मेन चीज़ आती है, देखना, एस्केरिस द्वारा होने वाले रोग को सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एस्केरियोसिस रोग के रोगजनक का नाम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा एस्केरिस। तो क्या होता है भाई एस्केरिस रोग के अंदर, देखना कि एस्केरिस द्वारा होने वाले रोग को सामान्यतः एस्केरियोसिस कहते हैं। इसमें संक्रमणकारी अंडे से युक्त दूषित भोजन तथा जल को ग्रहण करने पर मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में एस्केरियोसिस का अधिक प्रभाव पड़ता है। आंत की उपकला को भेद कर यह मांसपेशियां, वृक्क, रीढ़, रज्जु को गंभीर हानि पहुंचाता है। फुफ्फुस से रुधिर स्राव और उत्तकों में सूजन हो जाती है। ये चीज़ें अपनों ने पढ़ी हैं अभी। ये आपका जो जब अपने क्या करते हैं, जो संक्रमण अवस्था युक्त अंडा, मतलब द्वितीय लार्वा अवस्था युक्त अंडे जब अपना हमारे शरीर में जल या भोजन द्वारा प्रवेश कर जाता है तो इसका संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा देखा जाता है। आपको पता है आंत की भित्ति को भेदते हुए हृदय तक पहुंच जाता है, तो उन सब में क्या होता है भाई, उन सबसे रुधिर बहने लगता है, रुधिर स्राव होने लग जाता है, उत्तकों में सूजन आ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात, ये बड़ी गंभीर अवस्था होती है।
उग्र संक्रमण में ज्वर हो जाता है। ज़्यादा अगर क्या हो भाई देखना संक्रमण होता है तो ज्वर मानी कि मतलब बुखार हो जाता है, और आपकी क्या हो जाती है रक्तहीनता मतलब एनीमिया हो जाती है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है मतलब आपकी आरबीसी क्या होने लगती है भाई नष्ट होने लगती है, इओसिनोफिल रोग हो जाता है भाई, आपकी डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से इओसिनोफिलिया रोग हो जाता है, रोगग्रस्त बच्चों का पेट फूल जाता है, शारीरिक विकास में गिरावट आती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है, उदर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आंत शोथ मतलब आंतों में सूजन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखना भी इसका एक पंगा और है, अगर मान लो जब संक्रमण ज़्यादा हो जाए उस समय अपने क्या खा लें, दवाई खा लें, कोई औषधि ले लें, तो औषधि की वजह से ये जो क्या है एस्केरिस ये उत्तेजित हो जाते हैं और आपस में गुथ जाते हैं भाई, समझ में आ रही है मेरी बात, आपस में इनमें गांठ सी लग जाती है जिसकी वजह से हमारी आंत ब्लॉक हो जाती है भाई, इंटेस्टाइन हमारी ब्लॉक हो जाएगी, समझ में आ रही है मेरी बात। फिर वैसे ही हमारे बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी, हमारी अगर आंत क्या होगी भी ब्लॉक होगी। उस दौरान में क्या होता है शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन होता है, उस समय उस ऑपरेशन के थ्रू आपका एस्केरिस बाहर निकाले जाते हैं शरीर से। तो ये आपका एस्केरिस था जिसमें हमने एस्केरिस का वर्गीकरण, लक्षण, जीवन चक्र और एस्केरियोसिस रोग के बारे में, इसके लक्षण के बारे में पढ़ा, इसका उपचार के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। अब ये हमारा 13वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको राइट 11:30 बजे या 6:30 बजे आपको इसी चैनल पर अगले पार्ट की वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।